नमस्कार, मैं लिथुम ओंगचांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। नगर पालिका निगम भिलाई के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा पर सफाई और कचरा निपटान को लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। चल रहे घोटाले को लेकर शिकायत होने के बाद अपर संचालक संचालनालय नगरीय निकाय प्रशासन ने नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब मांगा था। वही नोटिस दिए जाने के बाद 17 दिन बीत चुके हैं और नोटिस का कोई जवाब नहीं है, जिसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर कभी भी नगरीय निकाय प्रशासन की गाज गिर सकती है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने 20 जनवरी 2024 को नगरीय निकाय मंत्री से करोड़ों के घोटाले होने की शिकायत की थी। जैसे कि जानकारी में समाचार पत्रों के माध्यम से आप सबको भी अवगत है कि गत दिनों एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डायरेक्टर सर ने एक बैठक की थी। उसमें उन्होंने SLMR सेंटर और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए गई थी। तो जो पत्र उनको कारण बताओ नोटिस मिला है, उसमें ये उल्लेखित किया गया है कि आपका जवाब संतोषप्रद नहीं है। केवल भिलाई नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी नहीं, पूरे प्रदेश के कोरबा नगर निगम, बिलासपुर नगर निगम, रायपुर नगर निगम, दुर्ग नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी इस तरह का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निश्चित तौर पे हमारे स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं वो उसका संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत कर देंगे। एक तो 7 मई को दुर्ग जिले में मतदान होना था। शासन भी इस बात से अवगत है कि मतदान में पूरा प्रशासन लगा हुआ था। अब मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है 7 तारीख को, और उसके बाद फिर जो जवाब की कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए शिकायत नहीं की। मैंने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की शिकायत मेरे द्वारा की गई थी। 20 जनवरी सन 2024 को नगर निगम में सफाई के नाम पे हो रहे भ्रष्टाचार और जो कार्य के आधार पे जो लापरवाही की जा रही थी, जिससे नगर निगम को 5 करोड़ की सफाई की काम 50 करोड़ रुपए जाने के बाद में शहर में डेंगू और डायरिया जैसी स्थिति, और नगर निगम के सभी पार्षद, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हैं, उनके वार्ड में जहां 30 कर्मचारी 26 कर्मचारी देने की बात थी रेगुलर, और 4 एब्सेंट वाले मिलाकर के 2 सुपरवाइजर मिलाकर के जो एग्रीमेंट के तहत था वो एग्रीमेंट का पालन नहीं किया जा रहा था। सेग्रीगेशन प्लांट बंद था, कोई सेग्रीगेशन प्लांट बंद नहीं था। 36 करोड़ रुपए का सफाई का टेंडर और 7 से 8 करोड़ रुपए का SLRM सेंटर का काम, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य संतुष्टिपूर्ण नहीं था, जिसकी संपूर्ण जांच मेरे द्वारा RTI के तहत निकाली गई और नगरीय प्रशासन मंत्री से मेरे द्वारा शिकायत की गई, जिसके आधार पर जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग को नोटिस दी गई है कि आपका कार्य आपके सिविल सेवा के खिलाफ है, जिसमें आपके ऊपर 7 दिवस की कार्रवाई किसी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित है, जिसमें मेरा बयान है। राज्य सरकार की एक नोटिस नगर निगम में आई हुई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को नोटिस आमंत्रित तामील की गई है, और उसमें कहा गया है कि आपका कार्य 8 अप्रैल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी उसमें आपका कार्य संतुष्ट है, आपके द्वारा सिविल सेवा के तहत संतुष्टिपूर्ण कार्य नहीं किया गया। 7 दिवस के अंदर में जवाब देने की बात आई है। अब नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, हमारा जो काम है, हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा जो काम है, हम दूध की तरह रहेंगे, एकदम नज़र बना कर रखे रहेंगे गिद्ध की स्तर पे। कोई भी किसी भी प्रकार की अब जो पूर्व में हुआ है वो अब नहीं होने देंगे, क्योंकि शहर में वास्तविक तौर पे जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको उजागर करने का कार्य विपक्ष के पार्षद और सभी पार्षद मिलकर करेंगे। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता अभय दुबे, भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीडिया समन्वयक गरिमा मेहरा दसौनी और चित्रा निषाद बाथम ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वे लोकसभा चुनाव के दौरान रोजाना भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। और आध्यात्म की राजधानी काशी को हम सब कांग्रेस पार्टी की ओर से नमन करते हैं। काशी इस सृष्टि की वो अलौकिक नगरी है जो प्रलय काल के दौरान भगवान शंकर के त्रिशूल पर धारण कर दी जाती है और सृष्टि काल के दौरान पुनः धरती पर
अवतरित हो जाती है। उस अलौकिक भूमि को हम प्रणाम करते हैं और आपके स्मृति पटलों को चिन्हित कराना चाहते हैं कि ठीक 10 साल पहले आज से हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, काशी आए थे और उन्होंने सबसे पहला वक्तव्य नामांकन भरते हुए जो कहा था, वो कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने काशी के लोगों से वादा किया कि काशी को मैं क्योटो बना दूंगा। उसके बाद हजारों नौजवानों को हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एक पोर्ट का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी ने काशी के लोगों से कहा कि मैं बुनियादी सुविधाओं का एक जाल बिछा दूंगा। काशी के लोगों ने उन बातों को सुनकर अवसर प्रधानमंत्री जी को दिया। एक बार नहीं, 2 बार प्रधानमंत्री जी को। अब पुनः प्रधानमंत्री जी जब काशी में आज नामांकन भर रहे हैं, तब हजारों किलो के फूलों से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री जी पर की जा रही है और प्रधानमंत्री जी की काशी अपने अधोसंरचना विकास और बुनियादी सुविधाओं पर आंसू बहा रही है। आइए पहले एक वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं कि काशी का वो सच क्या है, काशी की कहानी खुद काशी के लोगों की जुबानी है। ओम प्रकाश राजभर घोसी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने वोट मांगा तो एक महिला ने यह दावा किया कि उनकी बेटी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का शिकार हो गई है। और जब वह सरकार से न्याय मांगने के लिए इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन करने गई, तब राजभर ने कहा था कि यह सब लात खाने लायक है, जिसका वह जवाब नहीं दे पाए और रुमाल लेकर अपना चेहरा पोंछने लगे। शिक्षा का भर्ती की, जो कि हम बहुत चिंतित रहते हैं इस सरकार से, बीजेपी सरकार से, जो कि योगी जी ने लिस्ट निकाल कर बच्चों को लाने का पकड़ा दिया है। बच्चे जो है धरना 7 दिन से दिए, इको गार्डन में से भूखे प्यासे जाते थे और उन लोगों को पुलिस को लगाकर उन लोगों को बस में भरवा दिया जाता था। आपने बोला कि वो सब लाख खाने लाख खाई है। आपके दरवाजे गए थे बच्चे, रोज जाते थे हमारे बच्चे। हम लोग जो भी कहते हैं खाना बना कर खिलाते हैं, क्या हम अपने बच्चों का दर्द नहीं समझते? बिना गार्जियन के थे बच्चे। हम किसी अब कह रहे थे बीए किए हैं बच्चे तो बोरा ढोएंगे किस काम के? तो ये टेट और सुपर टेट पास करके ये बच्चे किस काम के? लॉलीपॉप जो दिखाया गया है बच्चों को, हम किस उम्मीद से, इनकी भी तो हो रही होगी कि हम शिक्षक बनेंगे। हम लोगों ने कैसे कैसे पढ़ाया बच्चियों को, अपनी बच्ची है हमारी। हम सोचे कि नियुक्ति हो जाएगी बच्ची की तो हम शादी करेंगे इसकी धूमधाम से। हमारे पास उतना नहीं है, हमको सरकार की योजना नहीं मिलती है। हम लोग बीच में क्या है ना, या तो बड़े को मिलती है या तो एकदम नीचे वालों को मिलती है, हमको नहीं मिलती है। हमको बच्ची को पढ़ाए हैं तो हमको उसकी नौकरी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम की भाषा में कोई लहर नहीं है, सिर्फ जहर है। पीएम मोदी की भाषा से साफ है कि वह भ्रमित है। वह कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मुस्लिम लीग और मंगलसूत्र की बात करते रहते हैं और उन्हें एहसास हो गया है कि किसान, युवा, मजदूर, महिलाएं और पिछड़ा वर्ग उनसे नाराज है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस यह चुनाव संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है, जिसके लिए पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 न्याय दिए हैं और विधानसभा चुनाव के लिए 10 वादे किए हैं। और राहुल जी हमारे नेता दोनों कह रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि आज धनतंत्र चला रहा है सरकार को, लोकतंत्र नहीं चला रहा। तो इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से
लोकसभा चुनाव के लिए हमने 5 न्याय 25 गारंटियां दी हैं। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और विधानसभा चुनाव में हमारे पार्टी की ओर से अलग से हमने 10 गारंटियां दी हैं। हिंदी में हमने कहा है हाथ बदलेगा हालात, उड़िया में हमने कहा है हाथों बदलावे स्थिति। तो ये हमारा चुनाव अभियान है। एक तरफ प्रधानमंत्री की भाषा बिल्कुल साफ हो गया है कि वो भोखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं। अभी अडानी अंबानी और टेम्पो की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं। उनके भाषा में जो परेशानी हम देख रहे हैं वो जान गए हैं कि जनता उनसे नाराज है, किसान नाराज हैं, युवा नाराज हैं, श्रमिक नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं और पिछड़े वर्ग नाराज हैं। तो ये चुनाव हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो हमने देखा है हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति, हमारे राज्यों की स्थिति, इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि बदलाव का वक्त अभी आ गया है और देश में अलग अलग राज्यों में जमीनी स्तर पर हमारे बीजेपी या प्रधानमंत्री के पक्ष में कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है, कोई ऐसा वेव नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषा में सिर्फ जहर है, लहर नहीं, सिर्फ जहर। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा के लिए मतदान होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार चरम पर नजर आने लगा है। परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल आज भाजपा प्रत्याशी बंटो कटारिया के लिए प्रचार करने उनके पैतृक गांव नन्यौला पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क किया और बंटो कटारिया के पक्ष में वोट करने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि बीजेपी की ओर से मेगा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज वह अपने गांव के चारों बूथों पर घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने के लिए जनता में काफ़ी उत्साह है और उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी। असीम गोयल ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब व्यक्तिवादी पार्टी बन गई है। कांग्रेस नेता जन सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक महासंपर्क अभियान के नाते 11 और 12 तारीख को पार्टी ने डिसाइड किया कि पूरे देश भर के अंदर एक महासंपर्क अभियान होगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी पानीपत और दिल्ली लगी हुई थी। मैं 11-12 को जनसंपर्क अभियान नहीं कर पाया। मेरी वोट आज भी नन्यौला गांव में है, तो इन चारों बूथों का हमने आज डोर टू डोर जो है आज करने का काम किया है। बहुत जोश है, ना केवल यहाँ बल्कि पूरे हरियाणा बल्कि पूरे भारत के अंदर। मोदी जी पिछली बार का अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए सीटों का तीसरी बार लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के समर्थन से, प्यार से जो है सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी इस देश का प्रधान सेवक बनेगा। मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये कांग्रेस अब व्यक्तिवादी कांग्रेस हो गई है और गुट की कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस पहले एक जॉइंट परिवार जैसी थी, लेकिन अब बिखर बिखर के वो अलग अलग दुकानें जो हैं उसमें से निकल के लोगों ने अपनी बना ली हैं। कांग्रेस अब पार्टी नहीं है, एक व्यक्तियों का समूह केवल रह गई है और वो अपने अपने सत्ता की जो है अगर मैं कहूँ इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज लोगों के बीच में है। कोई लोक सेवा के लिए कांग्रेस के लोग जो हैं लोगों के बीच में नहीं है। देखिए, हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार हैं। आप लिख के दें 30 लोगों की, कांग्रेस के 10 लोगों की दुष्यंत जी लिख के दें, हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। सरकार पूर्णतः बहुमत में है, पूरा समय पूरा करेगी। कांग्रेस के मंसूबे और विपक्षियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जनता के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार है और तीसरी बार
ना केवल भारत में ना और बल्कि हरियाणा में भी इसी जन आशीर्वाद के नाते जो है सरकार बने। ये दावे सबको करने चाहिए, वो भी मैदान में है। सच्चाई जो है सारी 4 जून को सामने आई जाए। सोमवार को आई धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश के दौरान घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पर 100 फीट लंबा अवैध बिलबोर्ड गिरने से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 74 लोग घायल हो गए। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर ने बिलबोर्ड लगाने के लिए जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लगभग 100 फुट लंबा यह होर्डिंग कथित तौर पर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक पेट्रोल पंप के बगल में स्थित था। बताया जाता है कि तेज़ हवाओं और थोड़ी देर की बारिश के कारण यह ढांचा उन पीड़ितों पर गिर गया जो अपने वाहनों में ईंधन भरवा रहे थे या पेट्रोल पंप पर शरण ले रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल पर दौरा किया और पीड़ितों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। इसके अतिरिक्त शिंदे ने मुंबई में सभी होर्डिंग्स के संरचनात्मक ऑडिट का आदेश दिया और अधिकारियों को ऐसी संरचनाओं को हटाने का निर्देश भी दिया जो अवैध या खतरनाक हैं। इस बीच होर्डिंग गिरने वाली जगह पर अभी भी बचाव कार्य जारी है। आपदा प्रतिक्रिया बल के इंस्पेक्टर गौरव चौहान ने कहा कि 53 कर्मियों सहित 2 टीमें हैं और वे पिछले 18 घंटों से इस ऑपरेशन को जारी रख रहे हैं। दुखद घटना के बाद एक बयान में बृहन मुंबई नगर निगम ने कहा कि विशाल होर्डिंग के निर्माण के लिए नागरिक निकाय द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। बीजेडी नेता वी.के. पांडियन ने 14 मई को एएनआई को दिए एक बयान में भाजपा की आलोचना करते हुए उसके नेताओं पर दिल्ली में उनके केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियंत्रित होने और ओडिशा के लोगों के हितों पर इस आलाकमान के प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने जय पांडा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पांडा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। Of Odisha were waiting to hear from the 5 leaders because whatever information everyone got was that they are going to declare the chief minister face for the BJP. Entire Odisha was excited to see who is going to be the chief minister face for the national party. Everyone was expecting, and there was a news that it is going to be a woman face. So everyone was excited that who is going to face Naveen Babu. But it's so unfortunate. All these 5 leaders came. Apparently they all fought before coming to a consensus, so they couldn't declare the names. In fact, BJD has been demanding, challenging that come up with your CM face. They couldn't do it. Now they have proved yesterday that their remote control will be with Delhi, their high command. Their accountability will be for Delhi high command, not for the people of Odisha. Their commitment will be for the high command, not for the people of Odisha. And they will be controlled by Delhi, like the Congress government. So it's very unfortunate, not fair to impose somebody post-elections. If they are really serious about doing something for Odisha, they should get out of this Congress mentality of selecting CM candidate by the high command and show. You say that Naveen Babu has 24 years of anti-incumbency. Put somebody and show that here is the fresh face. Vote for him or vote for her. Then people of Odisha will decide what to do. Now it has become actually one-sided because only Naveen Babu is there. On the other side, there is nobody is there except false allegations, misinformation, and scandalous allegations like what Mr. Jayapanda told yesterday about the Honorable Chief Minister. In fact, he has been spreading this venom or rumors about Chief Minister's health from 2014-15 onwards. CM himself has mentioned in national interviews that he was the reason behind creating these health rumors. And many cabinet ministers from the Union Cabinet have told Honorable CM 2017-18 that Mr. Jayapanda has been spreading rumors about your health. Very unfortunate. A person who was seen as close to the Chief Minister at a personal level did this. So people of Odisha decided to pay back in the last Kendrapada elections. He lost with a huge margin.
and I am sure that this time he has opened his mouth about deep fake video or AI video. People of Kendrapada will bless him with a bigger margin loss this time as well. I put this as a challenge to Mr. Jayapanda. Another second question is that, sir, the first phase election finished yesterday and 28 assembly and 4 Lok Sabha. How you see the result? As I have been always telling with conviction that Biju Janata Dal is sweeping the elections. Whether it is first phase, second phase, third phase, fourth phase, it's sweeping the elections. To be precise, in first phase, Biju Janata Dal is winning minimum 24 seats out of 28 seats. Last time we had got 20 seats. This time people ka josh, Naveen Babu ka wave is there. So we should be winning more than 24 seats out of 28 seats. In 2 seats, there is competition with Congress, and 1 seat it's competition with BJP. That's how it is. In the Lok Sabha? The Lok Sabha also we are going to do much better than last time. How will you win this seat? No, Lok Sabha is too huge to predict. But I will be precise in telling about Assembly. But now your campaign is going on everywhere, every constituency, and the roadshow is a massive roadshow. Is there any impact in these voters? We will get to know on June 4th why we should guess. The love and affection of people is something which is very humbling. Very, it gives us a lot of confidence. People coming and waiting for hours in sun or leaving their work and standing in the road is something which is very humbling. It gives us strength to fight for the cause of Odisha. भारत ने 13 मई को ईरान में चाबहार बंदरगाह संचालन पर 10 वर्षों के लिए एक ऐतिहासिक दीर्घकालिक द्वीपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 10 साल का यह दीर्घकालिक पट्टा समझौता दोनों देशों के बीच द्वीपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है और व्यापारिक समुदायों के बीच विश्वास बढ़ाता है। यह परियोजना 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में के मौके पर जोहान्सबर्ग में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद आई। दोनों नेताओं ने चाबहार पर लंबित दीर्घकालिक अनुबंध पर चर्चा की और सौदे को अंतिम रूप देने के लिए स्पष्ट राजनीतिक दिशा दी। अब ईरान के साथ टकराव के बीच भारत ईरान प्रमुख समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका परेशान नजर आ रहा है। भारत द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद अमेरिका ने किसी को भी यानी भारत को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम को आमंत्रित करने की चेतावनी दी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पॉक्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूएसए भारतीय सरकार को अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों पर बोलने देगी। चाबहार बंदरगाह एक भारत ईरान प्रमुख परियोजना है जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया देशों के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बंदरगाह के रूप में कार्य करती है। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।